जैसे मैं बता रहा था कि हम लोग करीब 1 घंटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ये थोड़ा अलग लोगों का अलग-अलग समझ है इसके बारे में। तो मेरे तजुर्बे से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में 2-3 चीज़ें ही कर पाएँगे, जो एक बुक कीपिंग की बात करेंगे थोड़ा, कि किस तरह से हमें अकाउंट बुक्स अपनी रखनी चाहिए, क्या अकाउंटिंग की प्रोसेस है। और थोड़ा हम इंटरनल कंट्रोल की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम बजटिंग के बारे में बात करेंगे। मटेरियल बहुत है, टॉपिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन एक शुरुआती इंट्रोडक्शन के लिए ये हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो हमारा अकाउंटिंग है, जो बेसिक बुक कीपिंग है, करीब 500 साढ़े 500 साल से इस तरह से चल रही है। और इसमें जो सारी आपकी अकाउंट्स की शुरुआत होती है, वो तब शुरू होता है जब आप कोई कैश मेमो, आप मार्केट से जाके कोई खर्चा करते हैं, कैश मेमो आपको मिलता है और वो उस कैश मेमो को लेके आप अपने ऑफिस वापस आते हैं, अपने अकाउंट्स वालों को देते हैं, उसको उलट पुलट के देखते हैं, चेक करते हैं और उसके साथ फिर चेक करने के बाद उसको एक वाउचर के साथ लगाते हैं। तो कैश मेमो का जो फंक्शन है बेसिकली वो है, हम जिसको कहते हैं कि प्रूफ और मेमोरी। तो मेमो वर्ड इसमें इसीलिए लगा हुआ है, मेमोरी याददाश्त के लिए, कि आपको याद रहेगा कि आपने क्या खर्चा किया, किस लिए किया। और इस कैश मेमो को जब हम वाउचर के साथ लगाते हैं तो लगाने से ही इसका एक फंक्शन पूरा हो जाता है कि ये ऑथोराइज हो जाता है। क्योंकि कैश मेमो आपने जो सामान खरीदा, हो सकता है पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा हो सकता है ऑफिस यूज़ के लिए खरीदा हो। तो वाउचर का मतलब ही ये है कि कोई वाउच कर रहा है, कोई प्रूव कर रहा है, कोई सर्टिफाई कर रहा है कि आपने ठीक से खर्च किया है, ऑफिस के लिए किया है। और साथ ही वाउचर में हम लोग उसके कुछ डिटेल्स लिख देते हैं, वो किस लिए खर्च किया। मान लीजिए कि आपने खाना खाया, तो अब वो खाना हो सकता है पर्सनल खाया हो या हो सकता है ऑफिस के काम के लिए खाया हो, ट्रैवल में खाया हो। तो वो सारी चीज़ें वाउचर पे नरेशन से आती हैं। और साथ ही में किस अकाउंट हेड में जाना है, वो हम अकाउंट हेड उस पे लिख देते हैं। ये दोनों काम करने के बाद हम लोग उसको एंट्री करते हैं कैश बुक में। अगर आप मैनुअल अकाउंट से मेंटेन कर रहे हैं तो उसको कैश बुक में एंट्री करते हैं राइट साइड में, जिससे कि डबल एंट्री का एक पार्ट पूरा हो जाता है। और वहाँ से हम इसकी पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट से जिससे कि डबल एंट्री का सेकंड पार्ट पूरा हो जाता है और साथ ही में हमें ये पता चलता है हमने साल भर में कैसे खर्च किया। मान लीजिए आपको साल में 5 लाख रुपए मिले, 50 लाख रुपए मिले, साल पूरा गुजर जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा कि कैसे खर्च किया, क्यों खर्च किया। महीने की हमें सैलरी मिलती है 10,000, 20,000, 50,000, वो भी हम याद नहीं कर पाते महीने के एंड तक कि कहाँ पैसा पूरा खर्च हो गया। तो इसी काम के लिए जो है अकाउंटिंग का सिस्टम है कि ये आपको याद रखेगा, आपको याद दिलाएगा कि आपने कैसे खर्च किया पैसा। तो ये एक बुक कीपिंग का जो हमारा अकाउंटिंग फ्लो है उसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अब मैं आपको इसकी कुछ खास चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अकाउंटिंग में और एनजीओ में, जिसके ऊपर बहुत झगड़ा और बहस होती है, वो है सपोर्ट्स। तो सपोर्ट्स का मतलब है, जैसे मैंने आपसे कहा पहले, कैश मेमो जो होता है वही सपोर्ट है, वही बिल है। अगर कैश मेमो नहीं है तो कच्चे कागज़ पे बनाते हैं। कहीं कहीं एनजीओज में एक मेल प्रैक्टिस देखी गई है कि वो लोग ब्लैंक बिल ले लेते हैं दुकानदार से या बिल प्रिंट करा लेते हैं, बाद में ऑडिट में पकड़े जाते हैं तो परेशानी होती है। तो ये सब चीज़ों से हमें बचना है। और जहाँ बिल नहीं मिल रहा वहाँ ज़बरदस्ती बिल बनाना ज़रूरी नहीं है। जहाँ बिल मिल रहा है वहाँ पे वही बिल हमें लेना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। उसमें ये ध्यान रखना है कि जेन्युइन बिल जो है, असली बिल जो है, वो कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन नकली बिल से हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि वो असली होता है। उसमें जो कुछ चीज़ें हैं जो बिल में होने से अच्छा रहता है, वो मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। कि जिससे हमने सामान खरीदा, उसका उसके ऊपर एड्रेस या नाम जो है, फ़ोन नंबर वगैरह होना चाहिए ज़रूर। और ये बिल जो है वो खुद ही, जिसने आपको सामान बेचा, जिससे आपने सामान खरीदा, उसी ने बनाया होना चाहिए। उसी ने डेट डाले, वही साइन करे। अगर आप उससे ब्लैंक बिल ले लेते हैं, कभी-कभी दुकानदार आपको, आप जाते हैं दुकान पे, दुकानदार कहते हैं कि अरे ये बिल ले जाइए साहब, अपने आप बना लीजिएगा, हमारे पास टाइम नहीं है।
तो वो बिल जो है आपका फिर फर्जी बिल हो जाता है। तो ये इससे बचना चाहिए आपको और वेंडर से ही लिखवाना चाहिए। चौथी बात ये है कि उसमें बिल में कभी-कभी आपने देखा होगा बिल में कुछ भी डिटेल नहीं रहता कि क्या आइटम खरीदा, क्या रेट था, क्या वैल्यू था। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसी के हिसाब से पता चलता है कि एक्चुअली खर्चा जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए हुआ या नहीं हुआ। तो इसके अलावा फाइनली जो भी बिल है, जैसा भी बिल है, उसके ऊपर अगर आप ऑल्टरेशन करते हैं, डेट चेंज करते हैं, अमाउंट चेंज करते हैं, तो बिल इनवैलिड हो जाता है। तो ये कभी भी हमें नहीं करना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। एक जो और एनजीओज में खास प्रॉब्लम आती है, वो कभी फील्ड में जाते हैं, टैक्सी लेते हैं, ऑटो लेते हैं, उसका पेमेंट करते हैं, कभी पूरे दिन के लिए गाड़ी किराए पे लेते हैं, उसका पेमेंट करते हैं, लेकिन बिल नहीं मिलता। तो अगर बिल नहीं मिलता तो प्लेन पेपर पे उसका व्हीकल का जो नंबर है और जो मॉडल है, नंबर मतलब पूरा नंबर जो भी इसका गाड़ी का नंबर है शुरू से आखिर तक, वो लिखना है। और क्या मॉडल है, मॉडल से ये पता चलता है कि वो गाड़ी का किराया कितना होना चाहिए था। जैसे कि छोटी गाड़ी का किराया कम होता है, बड़ी गाड़ी का ज़्यादा होता है, उसके हिसाब से मॉडल लिखना ज़रूरी है। साथ में जो भी ड्राइवर हैं या ओनर हैं उनका नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस हो, कहाँ-कहाँ गए, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टाइम और डेट, और साथ में मीटर रीडिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग मीटर रीडिंग जो है, ये लिखना चाहिए, ये एसेंशियल है। ऐसा होने से अगर आपका बिल प्लेन पेपर पे बना हुआ है तो भी सैटिस्फैक्ट्री है, और ये ना होने से अगर प्रिंटेड बिल पे भी बना है तो भी अनसैटिस्फैक्ट्री है। तो ये मैंने छोटी सी बात सपोर्ट्स के लिए कही। वाउचर्स का थोड़ा सा बात करते हैं। जब सपोर्ट हमारे पास है उसके ऊपर एक वाउचर लगाने की प्रैक्टिस है एनजीओज में, और ये वाउचर का एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग एनजीओज में रिकमेंड करते हैं कि जो भी आपका वाउचर है, प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग एनजीओज को करनी होती है। और प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग करने में ये ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रोजेक्ट का जो अलग अलग डोनर का खर्चा है अलग अलग ट्रेस करना पड़ता है। उसकी वजह से जो जिस खर्चे में, जिस प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं खर्चा, उसकी हम स्टैंप लगा देते हैं। तो जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है XYZ, सो मान लीजिए मेरे डोनर का नाम XYZ है, तो हमने उस पर लिख दिया XYZ फंड्स, और उसको हमने यही स्टैंप हमने उसकी सपोर्ट पे भी लगा दी। तो ये काम जो है ये हमको करना चाहिए। और इसके अलावा एक बात उठती है कि भाई रेवेन्यू स्टैंप कब लगेगा, क्यों लगेगा। तो रेवेन्यू स्टैंप का जो करंट रूल है वो 5,000 से ज़्यादा का अगर कोई पेमेंट होता है तो उस पर रेवेन्यू स्टैंप लगाना होता है। और नॉर्मली कैश मेमो वगैरह पे रेवेन्यू स्टैंप की ज़रूरत नहीं होती। ये केवल जब आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तभी इसकी ज़रूरत होती है। एक बात और ध्यान रहे कि जो पैसा रिसीव कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है रेवेन्यू स्टैंप लगाने की, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये जो मैंने थोड़ा आपको बताया वाउचर्स वगैरह के बारे में, इसमें ये एक अकाउंटेबल है। हमारी वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा। वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लीजिए, www.sanjayaditya.com। तो यहाँ पे आपको ये अकाउंटेबल इशू मिल जाएगा। वहाँ उसमें और डिटेल में हमने बताया है कि कैसे अकाउंट वाउचर बनता है, कैसे सपोर्ट उसमें लगती है। वाउचर बनाते वक्त कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है कि जो उसमें वाउचर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है उसका नरेशन। तो नरेशन का मतलब है कि अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको केवल मैं स्लाइड दिखाऊं और बोलना बंद कर दूं तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से वाउचर के ऊपर नरेशन होता है। तो नरेशन जो है वो क्रिस्प होना चाहिए, सारी उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो लिखी रहें। अब मान लीजिए कि आप कहीं पे आपने हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपने स्टेशनरी खरीदी या बुक्स खरीदी, जो वहाँ पे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 15 नंबर की बस पकड़ के वहाँ पे गया, वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था और फिर मैंने वहाँ से एक बुक खरीदी। हमें ये लिखना चाहिए कि हमने बुक कौन सी खरीदी, क्यों खरीदी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो नरेशन है ये 3 जगह पे रिक्वायर्ड होता है अगर आप मैनुअल बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली जैसे आजकल सब टैली से करते हैं, तो टैली में तो एक बार आपने वाउचर में जो एंट्री करी तो ऑटोमेटिकली कैश बुक में चली जाती है और वही लेजर में चली जाती है। अगर आप मैनुअली बुक्स रख रहे हैं तो वाउचर पे नरेशन लिखा जाएगा
वो कैश बुक एंट्री में भी कॉपी किया जाएगा और फिर वो लेजर में भी जाता है। एक जो मैंने अपने ऑडिट के दौरान मैंने देखा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है कि ज़्यादातर एनजीओ जो होती हैं जब वाउचर बनाती हैं तो वाउचर के साथ सपोर्ट लगाते वक्त एक कोने में छोटा सा स्टेपल लगा देती हैं। तो जो कोने में छोटा स्टेपल है वो बेचारा ज़्यादा काम का नहीं होता और सपोर्ट जो है वो थोड़े ही दिन में गिर के जो है वो जुदा हो जाती है वाउचर से और उसके बाद वो यतीम महसूस करने लगता है वाउचर या सपोर्ट, जैसा भी आप ठीक समझें। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि इसको 2 स्टेपल इसमें लगाना ज़रूरी है, एक ऊपर लगाएं एक नीचे लगाएं। दोनों तरफ स्टेपल लगाने से इसका गिरना जो है रिस्क कम हो जाता है और आपको आगे चल के कभी भी असेसमेंट में, स्क्रूटनी में, ऑडिट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये और ऐसी बहुत सी बातें जो हैं हम लोगों ने इसमें अकाउंटेबल बताई हुई हैं, बेटर बुक कीपिंग, ये भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इसको यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और कोई भी अगर आपको इसमें डाउट हो तो यहाँ नीचे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है query@developaid.org, इस पे आप अपनी ईमेल भेज सकते हैं, हम लोग उसका ज़रूर आपको जवाब देंगे। कुछ खास बातें जो प्रैक्टिसेस हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो उसमें एक ये बात है कि अगर आपके पास एक आप छोटी संस्था चला रहे हैं, जी कुछ कहना था मैम? अगर आप एक छोटी संस्था चला रहे हैं और वहाँ आपका स्टाफ है, तो कहीं कहीं देखा गया कि संस्था में जो कैश आया, एनजीओ में जो कैश आया ट्रस्ट में, वो पूरा का पूरा कैश हमने उठा के उसको एडवांस दे दिया स्टाफ को और फिर स्टाफ जो है उसको खर्च करते रहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। जो होना ये चाहिए कि शेख रमज़ान भाई कह रहे हैं कि उनको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, और किसी को भी है जिसको सुनाई नहीं दे रही? No, we are listening. अच्छा, रमज़ान भाई कुछ मेरे को ऊपर वाले का ऐसा रहम है कि मेरी आवाज़ बहुत पतली और कमज़ोर है, तो आप थोड़ा सा स्पीकर के पास बैठें या अगर आपने फ़ोन पे यूज़ हो रहा है तो शायद आपको सुनाई ना दे। बाकी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा और ज़ोर से बोलने की। जी। तो ये एडवांसेस की मैं बात कर रहा था कि एडवांस जो है वो केवल हमें तभी देना चाहिए जब स्टाफ को किसी वजह से उन्हें ही खर्च करना है। फॉर एग्जांपल कोई स्टाफ अगर ट्रैवल में जा रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि उन्हें वो वहाँ जो खर्चा करेंगे, जो दूसरे शहर में खाना खाएंगे या होटल में रहेंगे, तो उन्हें खुद ही खर्च करना होगा। लेकिन अगर हम उनको 20,000, 25,000, 50,000 रुपये एडवांस दे देते हैं, उनसे कहते हैं मार्केट से सामान खरीद लाओ और उसको तुम हमारे ऑफिस में हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये बात जो है ठीक नहीं है। अभी इनकम टैक्स में भी रिक्वायरमेंट हो गया है कि 10,000 से ज़्यादा का अगर आप पेमेंट कैश में करते हैं तो आपका वो डिसअलाउ कर देंगे इनकम टैक्स वाले। एफसीआई डिपार्टमेंट भी इस पे काफ़ी सख्त है। तो ये कोशिश आपको करनी चाहिए कि आप स्टाफ को एडवांस ना दें और डायरेक्टली आप खर्च कर सकें, करें जहाँ तक पॉसिबल है। इसमें एक और बात है कि स्टाफ को जो एडवांसेस देते हैं तो जो नया एडवांस देने से पहले पुराना एडवांस जो है वो क्लियर करना ज़रूरी है। और वो जो आपका इनिशियल एडवांस, जब एडवांस दिया जाता है तो लोग एक एडवांस के लिए क्लेम बनाते हैं, एडवांस की हमें इतना एडवांस चाहिए, उसमें एस्टिमेट रहता है कि किस किस चीज़ के लिए क्या चाहिए, तो वो भी एडवांस क्लेम जो है वो साथ में सेटलमेंट के टाइम पे लगाना चाहिए। आप जब ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो आपको बैंक अकाउंट खोलना ज़रूरी है। आजकल कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन जो है सरकार उस पर भरोसा नहीं करती। इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकार अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उसमें ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उसे रिजेक्ट कर देती है। तो बैंक जब हमको बैंक अकाउंट बनाते हैं तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ आती है। नहीं तो आप बैठे रहते हैं अपने ऑफिस में सोच के कि मेरे बैंक में 5 लाख रुपए पड़ा है, 50 लाख रुपए पड़ा है। एक दिन आप वहाँ बैंक जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो अमाउंट जो है उसमें कुछ गलत चार्जेस उन्होंने डेबिट कर दिए, या आजकल ऐसा भी कुछ एक नया सिस्टम चला है कि आपका जो एटीएम कार्ड है वो लोग क्लोन करके उसमें से कैश निकाल लेते हैं चोरी से।
तो इसलिए महीने के महीने आप बैंक रिकन्सिलिएशन आपको करना चाहिए। कि बैंक रिकन्सिलिएशन मतलब होता है कि आप बैंक से आपने बैंक स्टेटमेंट या पासबुक मंगाया और उसको अपने अकाउंट बुक से टैली किया। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसके ऊपर एक अकाउंटेबल इशू बना हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं तो आपको इसमें क्लैरिटी आएगी। इंटरनल कंट्रोल्स का आपने बात सुनी होगी। इंटरनल कंट्रोल्स वो होते हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से चलाने के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एसेट्स है, कैश है, ये सारा गड़बड़ ना हो, इधर उधर ना जाए। और इंटरनल कंट्रोल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कैश की। तो पुराना वो गाना था कि ना बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया का मतलब ये है कि जो आपका कैश होता है, तो कैश के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बहुत आसानी से चोरी हो जाता है। आपने तजुर्बा किया होगा कि आप जब बस में चलते हैं या आप लोकल में चलते हैं, तो जो जेब कतरा है वो आपका बटुआ, जेब में से पैसा निकाल के, आप बटुआ निकाल के आपका बटुआ वहीं फेंक देता है, कैश अपने पास रख लेता है। अब उसके बाद आप प्रूव नहीं कर सकते कि उसने आपका कैश चुराया है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है। कैश सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, इसके लिए एक हम लोग कैश बुक रखते हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था। कैश बुक हम रखते हैं, कैश बुक में ये हम रोज का रोज हिसाब निकालते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं फॉर्मल कैश बुक है। तो फॉर्मल कैश बुक में थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, इसके लिए ज़्यादातर कैशियर एक कच्ची कैश बुक, कच्ची कैश बही अपने पास रखते हैं। और उसमें जो है जैसे जैसा खर्चा करते जाते हैं, पेमेंट करते जाते हैं, तो रफली उसको क्विकली लिखते जाते हैं। जैसे इसमें हमें नज़र आ रहा है हमने किस किस चीज़ के लिए खर्च किया है, किस हेड में जाना है, किस अकाउंट में जाना है, ये सब बाद में बात होगी। हम इमीडिएटली यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि कोई हमें कंफ्यूजन ना हो। और शाम को अगर आपके यहाँ काफ़ी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो शाम को रोज़ आपको कैश टैली करना चाहिए। और अगर कम ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कम से कम हफ्ते में या महीने में एक बार कैश जरूर टैली करना चाहिए। कैश टैली करने से आपको पता चल जाएगा कि कहीं शॉर्टेज है, कहीं आप याद कर सकेंगे कि मैंने फला आदमी को पेमेंट किया था, वो मैं लिखना भूल गया। तो ये कैश के ऊपर ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि कैश के बजाय आजकल चेक और बैंक ट्रांसफ़र ही ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है। चेक में भी काफ़ी रिस्क है, काफ़ी आजकल ये हेरा-फेरी होती है चेक में। आपका ब्लैंक चेक मिल जाता है, या कभी-कभी हमने सुना है कि जो चेक लेके उसके ऊपर ऑल्टरेशन कर देते हैं। तो वो ऑल्टरेशन से बचने के लिए कुछ हमने तरकीबें यहाँ पे बताई हैं आपको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी का चेक अगर बना रहे हैं किसी के नाम से, तो उसका अगर अकाउंट नंबर उसके साथ लिख दें, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हुए साथ में अकाउंट नंबर लिख दें, तो ये चेक का चोरी होके मिसयूज़ होने का चांस ना के बराबर हो जाता है। और इसी तरह से अमाउंट लिखते वक्त जहाँ खाली स्पेस है उसको क्रॉस कर देना चाहिए। और ठीक से इसके ऊपर ये अकाउंट पे ही नॉट नेगोशिएबल की स्टैंप लगानी चाहिए। ऐसी बहुत सारे हमने आपको नुस्खे जो हैं इसमें अकाउंटेबल, ये जो है आपके सामने दिख रहा है, इसमें हमने बताए हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ें। और एक जो एनजीओज़ में मैल प्रैक्टिस शुरू हो गई है वो ये है कि एनजीओ में 2 सिग्नेचरी का रिक्वायरमेंट होता है, पर एक ही जनाब उस वक़्त मिल पाते हैं। तो उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं कि एक चेक जो है ब्लैंक साइन साइन करा के रख लेते हैं एक जने से, और जब कैश निकालना होता है, किसी को पेमेंट करना है, तो दूसरा साइन कर देते हैं। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इससे बचने का क्या तरीका है वो हमने यहाँ आपको अकाउंटेबल 11 में बताया हुआ है। जैसा हमने ऑलरेडी कहा कि पेमेंट जो है वेंडर को डायरेक्ट करना चाहिए, और जहाँ तक पॉसिबल हो बैंक ट्रांसफ़र करें या क्रॉस्ड अकाउंट पे ही चेक से करें, और स्टाफ के थ्रू पेमेंट अवॉइड करना चाहिए। एक इसमें और बात रखनी है कि जैसे मैंने बताया आपको 10,000 से ज़्यादा का जो है पेमेंट कैश में नहीं कर सकते। तो कुछ लोग आपको शायद राय देंगे कि भाई ऐसा करो कि 15,000 का बिल है, इसको एक पेमेंट को 8,000 का कर लो, दूसरा 7,000 का कर लो। तो ये सब जो है ये ठीक बात नहीं है, इसको अवॉइड करना चाहिए।
तो आपको ये जो सरकार ने जिस तरह का रूल बनाया है उसको जहाँ तक पॉसिबल है हमें फॉलो करना चाहिए। एनजीओज में एक बात आपको ध्यान और रखनी होती है कि जो भी एनजीओ को बनाता है, ट्रस्ट को बनाता है, वो सब रिलेटेड पार्टी होते हैं, उनके रिश्तेदार जो हैं वो भी रिलेटेड पार्टी होते हैं। उनको अगर कोई भी आप किसी तरह का पेमेंट कर रहे हैं, जैसे रेंट कर रहे हैं, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो वो अमाउंट जो है रीजनेबल होना चाहिए और एक्चुअल जो सर्विसेज मुहैया कराई गई हैं, मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, उसके लिए होना चाहिए। और इसके लिए एडवाइजेबल है कि आप बोर्ड अप्रूवल ले लें और जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन जो डोनर है उसकी डोनर की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से ही इसको आप फॉलो करें। तो अलग अलग डोनर की अलग अलग पॉलिसी होती है। कहीं कहीं डोनर्स कहते हैं कि भाई रिलेटेड पार्टी को पेमेंट नहीं करना है, तो फिर आपको नहीं कर सकते हैं। और ये जितने भी पेमेंट्स आप करेंगे इसके लिए आपको फॉर्म 10B में आपको डिस्क्लोज करना होगा। फॉर्म 10B का एक अलग रिक्वायरमेंट है जो आपके कंप्लायंस वाले सेशन में शायद बताया जाएगा। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। तो थर्ड टॉपिक हमारा है बजटिंग का। जो बजटिंग में जो है देखिए जितना भी एनजीओज में काम होता है, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए सबके लिए एक बजट बनता है। तो दो तरह से आप फंड रेज करते हैं। एक तो आप फंड रेज करते हैं कि डोनेशंस लेके, चंदा इकट्ठा करके, और दूसरा ग्रांट लेके। तो चंदा इकट्ठा करना और फंड रेज करना वो एक अलग एक्टिविटी है। लेकिन ग्रांट जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रांट्स आपको लेनी पड़ती हैं और ग्रांट लेने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट बजट बनाना पड़ता है। तो बजटिंग का क्या प्रोसेस है उसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो ये ध्यान रखना है कि हम बजट जो है वो डिटेल में बनाएं और उसका पूरा लॉजिक होना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन जाके अगर हम कहेंगे कि हमें 5 लाख रुपया चाहिए ये काम करने के लिए, तो आपसे वो पूछेंगे अच्छा 5 लाख रुपया कैसे खर्च करोगे। तो उसके लिए आपको 5 लाख लगेगा या 4.5 लगेगा या 5.5 लगेगा, ये पता करने के लिए आपको एक बजट बनाना होगा। और बजट बनाने का एक तरीका है कि आप एक्सेल में या किसी स्प्रेडशीट में उसके लिए इस तरह के कॉलम आप बनाएं जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है, और जिससे कि आपसे कभी भी जब डोनर एजेंसी पूछे तो आप पूरी तरह से आप उसका एक्सप्लेनेशन देने में आप सक्षम हो। तो ये चीज़ बजट की है। और इसमें एक चीज़ और बजट बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि जो आप बजट के साथ एक प्रोजेक्ट प्रपोजल भी बनाते हैं, तो जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है और जो बजट में जो लिखा हुआ है दोनों मैच होना चाहिए। तो उसको करने के लिए आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल साथ में रख के और बजट को पढ़ना होगा, दोनों को कोरिलेट करना होगा, और उससे आपको पता चलेगा कि जो जो प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए वो बजट में उसके लिए हमने पैसे का प्रोविजन कर दिया है कि नहीं। और दूसरी हमें यही पता चलेगा जो जो हम बजट में चीज़ें मांग रहे हैं वो हमारे प्रोजेक्ट प्लान से मैच कर रही है कि नहीं। और इसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि डोनर गाइडलाइंस जो हैं, बहुत से डोनर्स ऐसे होते हैं उनकी गाइडलाइन होती है कि भाई हमारे प्रोजेक्ट में आप ये कर सकते हो, इस तरह का खर्चा कर सकते हो, और वो दूसरी तरह का नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल है कि बहुत सी डोनर एजेंसी कहती है हम फर्नीचर या फिक्स एसेट्स के लिए पैसा नहीं देंगे। तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके बजट में वो चीज़ ना हो, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक जो आपको और ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई बजट बनाते हैं तो उसमें बजट बनाने में हमें एस्टिमेट करना पड़ता है, क्योंकि बजट में जाहिर सी बात है कि हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में बेसिस क्या होगा एस्टिमेट का। तो बहुत सी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनका आपको आइडिया होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो इतना चीज़, ये ऐसी चीज़ मार्केट में इतने की मिलती है, हमें सैलरी इतने की देनी होगी, रेंट इतना लगेगा। पर अदरवाइज हमें शायद जो है मार्केट से कुछ पता करना पड़ता है। कुछ जो जानकार लोग हैं उनसे पूछते हैं कि भाई इसका ये रेट कितना होगा, उसके बेसिस पे हम एस्टिमेट लगाते हैं। अगर आपका मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है तो उसके लिए इन्फ्लेशन का भी आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। आजकल वैसे इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत कम चल रहा है, और लेकिन नॉर्मली जो है 3 से 10% तक इन्फ्लेशन रहता है। तो उसके लिए आपको, अगर आप 2 साल का या 3 साल का प्रोजेक्ट है, आपने फर्स्ट ईयर में किसी व्यक्ति की सैलरी जो है 10,000 रखी है, तो थर्ड ईयर में शायद आप उनको 10,000 सैलरी नहीं दे पाएंगे। आपको हो सकता है कि हर साल 5% 10% बढ़ानी पड़े। तो ये चीज़ आपको और ध्यान रखनी है बजट में, मल्टी ईयर प्रोजेक्ट। कुछ बातें जो हैं बजट में ज़रूरी होती हैं जो कि हम लोग ध्यान नहीं रखते,
जैसे कि अब अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट चलाएंगे तो उसमें आपको एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, या अकाउंटिंग सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, या ऑडिट की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको ऑफिस रेंट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपके पास ऑफिस स्पेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बजट में ज़रूर डालनी चाहिए। इनको डाले बिना आपका कंप्लीट नहीं होता है बजट। तो बजट के ऊपर हम लोगों ने एक अकाउंटेबल इशू बनाया हुआ है, इसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस इशू को देखें और आप इसको समझें। तो मैंने ये इस वक्त इस सेशन में हमने ऐसा ही इतना ही प्रेजेंटेशन के लिए प्लान किया है। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो हम वो ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसको फिर क्लोज करेंगे। Hello, Sanjay sir. जी I'm really sorry. Actually, I am part of the organizing team. जी I was just about to give your introduction, but unfortunately, I just logged out before starting the event, and that's why I have to pass it on to my team members to start the event. जी 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 दैट्स Okay. ओके। So yes, if you have any questions, अगर आपके कोई questions है, either you can type it in the chat section or you can just unmute yourself and ask directly to Sanjay sir. Do we have any questions? Yes, good afternoon, everybody. Good afternoon. Yes, please go ahead with your question. I have one question. कितना लिमिट होना चाहिए किसी भी स्मॉल एनजीओज का, अगर वो उसका ट्रांजैक्शन कितना तक होना चाहिए तभी उसको मैंडेटरी है आईटी रिटर्न फाइल करना या फिर ऑडिट रिपोर्ट कराना? ये 2.5 लाख करेंटली जो इसकी लिमिट है वो 2.5 लाख रुपया है। अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपया है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और एनजीओ में 12वे रजिस्ट्रेशन होने पे अगर आपका 2.5 लाख से कम का है तो आपको रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा। और ये कितना जरूरी है, कब जरूरी हो जाता है कि आप 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन कराएं? क्योंकि बहुत सारे एनजीओ का ये रजिस्ट्रेशन नहीं है अभी तक। जैसा मैंने बोला कि देखिए 2 सिचुएशंस हैं। अगर आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा हो रही है तो फिर आपको देखिए, एक तो मैं 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि कंपनी अगर आपने बनाई है, सेक्शन 8 कंपनी फर्ज कर लीजिए आपने बनाई है, तो आपको ज़रूरी है कि रिटर्न फाइल करना ही करना है, चाहे आपका 12 रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। पर अगर आपने दूसरी चैरिटी बनाई है, कोई ट्रस्ट बनाई है या सोसाइटी बनाई है, तो 2.5 लाख रुपए तक पे आपको ये नहीं करना होता है। और 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आपकी ग्रॉस रिसीट है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना होगा। और रिटर्न फाइल करने में अगर आपके पास 12 रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपकी इनकम जो है वो एओपी या बिजनेस की तरह से एसेस की जाएगी और उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो अगर आपका लेवल 2.5 लाख से ऊपर पहुंचने वाला है तो आपको 12 ज़रूर करा लेना चाहिए। अच्छा इन सर, एनी केस जी लास्ट क्वेश्चन, क्या अगर आजकल तो डिजिटल पेमेंट का जमाना है, जी कैश को अवॉइड ही करना चाहिए एनजीओज के लिए, तो जी हम लोग एक्सेल शीट में मेंटेन करते हैं, क्या जी ऐसा पॉसिबल एक्सेल शीट या गूगल शीट में ऐसा हो सकता है कि इसका कुछ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हो जो उस सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट यूज करे और फिर वो अलग से फॉर्मेट बनाने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक वो फॉर्मेट को फॉलो कर सके? मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर हैं आजकल वो इस तरह का इंपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं। आपके पास कोई एक्सेल में या गूगल शीट में आपने बना रखा है तो उस डेटा को वो अपने अकाउंट बुक्स में ले सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैपिंग करनी पड़ती है फील्ड्स की। जैसे मैपिंग का मतलब है कि उसमें आपको हर एक कॉलम की हेडिंग डालनी पड़ेगी। सिस्टमैटिकली तो करना ही पड़ेगा, अगर सिस्टमैटिकली नहीं आपने वर्कशीट बनाई तो वो आपका सॉफ्टवेयर में सब उल्टा सीधा इंपोर्ट हो जाएगा। तो वहाँ आपको हेड्स की मैपिंग करके आप उसको इंपोर्ट कर सकेंगे। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर ये अलाउ करते हैं। अच्छा सर, अगर कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है तो आप उसके बारे में भी थोड़ा फ्यूचर में डेमो बता दें या अपने वेबसाइट में कुछ गाइड कर दें जो हम जो भी देखिए ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे ऑनलाइन भी हैं, और मैं जो कॉमनली यूज्ड है सॉफ्टवेयर वो टैली है। तो टैली सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। और अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा तो आपको
टैली या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा जो उनको आता हो। और टैली के साथ सबसे अच्छी बात है कि सबको आता है। वैसे रियली स्पीकिंग टैली बहुत ही क्लंकी सॉफ्टवेयर है, और हम लोग अपने ऑफिस में क्विक बुक्स यूज़ करते हैं, तो जिसको हम ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली मानते हैं। कुछ एनजीओज भी यूज़ करती हैं क्विक बुक्स। अभी पहले ये कैनेडियन सॉफ्टवेयर था, इंडिया में अवेलेबल नहीं था, अभी इंडिया में सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ऑनलाइन अवेलेबल है। ये क्विक बुक्स नाम है उसका? जी। थैंक यू सर, थैंक यू। Do we have any more questions? कोई question है और? I think all participant is mute condition. I don't So know. they can unmute and they can ask the questions. I think that's it. That's the question. That Yeah, was the so one question that we had. if nobody asking, I will ask some more questions. Yes, please go ahead. रिसेंटली अभी इस साल का बजटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजटिंग हुआ है इस साल, जी। उसमें कुछ गाइडलाइंस आया है कि जैसे FCRA के लिए 5 इयर्स का कंडीशन है कि एवरी 5 इयर्स 12 और TG को रिन्यूअल कराना होगा। ऐसा कुछ नॉर्मल चैरिटी के लिए भी है, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ऐसा कुछ मैंडेटरी? एक बार आप फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, आई एम सॉरी। जैसे अभी FCRA के लिए होता क्या है कि हर 5 साल में उनको रिन्यू कराना पड़ता है लाइसेंस। जी 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 जी। तो वो जो FCRA इनेबल्ड एनजीओज है उनके लिए है, नॉर्मल एनजीओज के लिए नहीं है। अभी से शायद नॉर्मल एनजीओज को भी ये कंडीशन फुलफिल करना होगा, ऐसा कुछ आया है क्या? जी जी जी, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। अच्छा। मोटा मोटा 3 रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से आप जो आप चैरिटी कमिश्नर में कराते हैं, अगर आप महाराष्ट्र गुजरात में, या आप सोसाइटीज एक्ट में, या कहीं कहीं लोग सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर करते हैं, वो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया। उसकी वजह से आप एक लीगल एंटिटी बन गए। दूसरा रजिस्ट्रेशन जो सेकंड स्टेज पे होता है, वो इनकम टैक्स का आता है। जैसे अभी भाईजान ने पूछा था, तो उसमें मैंने बताया था कि आपका अगर 2.5 लाख से ज़्यादा का बढ़ने का है, तो आपको ज़रूर करा लेना चाहिए 12वे। और ये 12वे अभी तक ऐसा था कि जो आपके दादाजी ने लिया था, उसको बेटा भी यूज़ कर सकता था और पोता भी यूज़ कर सकता था। अभी इसके ऊपर सरकार ने कह दिया 5 साल में एक्सपायर हो जाएगा। तो इसका रिन्यूअल प्रोसेस शुरू करना था इनको 1 जून से, कि हर 5 साल में आप रिन्यू कराएंगे। 1 जून से शुरू करना था, वो कोरोना की वजह से डिले हो गया। अभी उसको 1 अक्टूबर से शुरू करने की बात हो रही है, पर रूल्स इन्होंने अनाउंस नहीं करे। और FCRA का तो आपको मालूम ही है कि वो 5 साल का इन्होंने क्लॉज उसमें डाल दिया है। और वो अब ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के FCRA जो हैं अक्टूबर 21 में एक्सपायर हो जाएंगे। उसका साल 6 महीने पहले उन्हें उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैंडेटरी है दर्पण में वेबसाइट में अपडेट करना, रजिस्टर्ड करना सारे एनजीओज को? पहले इसको कोशिश करी थी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करने की, तो इसके ऊपर कुछ लीगल डिस्प्यूट हुआ, तो FCRA डिपार्टमेंट ने बैक ट्रैक किया। देखिए, दर्पण का मेन पर्पस ये है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है, तो वहाँ पे ये कई बार उनके ऊपर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर एलिगेशन बनता है कि भाई तुमने किस बेसिस पे दिया है इस एनजीओ को, और इसमें तुमने कुछ हेरा फेरी तो नहीं करी। तो उस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक क्रेडिबिलिटी की तरह से एक सिस्टम शुरू किया था। Other member can mute while जी। Everyone, please mute. हाँ, उसके ऊपर ये गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस किया था कि हर एक जना जो है प्लानिंग कमीशन में जाकर रजिस्टर करेगा, और प्लानिंग कमीशन डेटाबेस बनाएगी। तो इसका दर्पण का वही मेन पर्पस था। और उसको दर्पण को बनाते हुए फिर FCRA वालों ने उसमें सोचा कि हम भी इसमें जो है, ये नदी बह रही है, इसमें हम भी नहा लें। तो उन्होंने उसको अपने FCRA रजिस्ट्रेशन से लिंक कर दिया, और डिस्प्यूट होने के बाद ये प्रोविजन विड्रॉ हो गया। तो करेंटली कोई भी दर्पण का रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कंपलसरी करना है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से फंड लेना चाहते हैं, तो फिर वो आपसे जरूर ये मांगेंगे कि आपका दर्पण ID क्या है। ठीक है। हेलो सर, Yes. one more Hello. question.
सॉरी सर, वन मोर क्वेश्चन। जी जरूर। कुछ लोग, कुछ जैसे इंटीरियर इलाके में काम कर रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट मतलब जीएसटी बिल लेने का कोई चांस नहीं है, या फिर हाँ वहाँ पे इस तरह का शॉप नहीं है, वहां से कुछ राशन खरीदना हुआ, या फिर तो वैसे जगह या लेबर को पेमेंट करना हुआ, किसी मान लीजिए कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, वहां पे लेबर को पेमेंट करना है, तो उस जगह में पक्का बिल कैसे बनाए, कैसे मैनेज करें तो इसको? ये देखिए, ये तो मैंने वही बात आपको शुरू में जैसे मैंने करा था कि ये बिल वाला जो झगड़ा है यही सारा एनजीओ सेक्टर में झगड़ा है बेसिक। और इसमें लोग जो है कई तरह की कंफ्यूजन और मेल प्रैक्टिस में फंस गए हैं। कुछ ऑडिटर्स की तरफ से ज्यादती है, कुछ एनजीओज ने अपना इनिशिएटिव किया है। बेसिक बात क्या है कि जहाँ पे जैसी प्रैक्टिस है वहाँ पे वैसा ही बिल आपको मिलता है, वो ही लेना चाहिए। बिल जेन्युइन है, बिल असली है, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो जहाँ अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक हम उड़ीसा में जाते हैं, वहाँ एक छोटे गांव में अंदर जो है एनजीओ काम कर रही है। वहाँ पे पेट्रोल के लिए कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो एनजीओ वाले क्या करते हैं, वहाँ पे एक लाला की दुकान है, वो लाला ने पेट्रोल ड्रम में भर के रख रखा है। आपको मालूम है कि जो गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से पेट्रोल जो है बिना लाइसेंस के आप स्टोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में वो लाला जो है आपको पेट्रोल का बिल नहीं देगा, तो उनको एनजीओ को कच्चा बिल ही बनाना पड़ता है। तो हम ऐसे में कच्चे बिल को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी और जगह क्या है, जी उसी में जी मैं आपको बता बिल्कुल। रहा हूँ, दूसरी जगह क्या है कि वही एक शहर में एनजीओ बेस्ड है उड़ीसा में ही, और वो क्या करती है कि उसको अकाउंट में हेराफेरी करनी है तो वो पेट्रोल के बिल छपवा लेती है। ऐसे बिल को हम फिर फ्रॉड की कैटेगरी में डाल के उस एनजीओ को ग्रांट बंद हो जाती है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि वहाँ जेन्युइन चीज़ क्या है। और जैसा मैंने बोला कि आप अगर आपका रफ कागज पे भी बना हुआ है, सिगरेट के रैपर पे, अभी तो सिगरेट खैर अच्छी चीज़ नहीं है, पर अगर सिगरेट के रैपर पे भी किसी ने बिल बना रखा है और जेन्युइन बिल है, तो वो ज़्यादा बेटर है बनाए बजाय कि आपने एक स्मार्ट लुकिंग बिल प्रिंट करा रखा है उस पर जीएसटी नंबर। अभी मैं रायपुर गया था, छत्तीसगढ़। तो वहाँ देखा कि एक संस्था ने एक शॉप रजिस्टर कर ली थी जो उसको जीएसटी बिल सप्लाई कर रही थी। जीएसटी में तो आप लोग रोज सुनते हैं बहुत बड़ा फ्रॉड होता है जीएसटी में, इनपुट टैक्स रेट लेने के लिए। तो नकली बिल मिलना बहुत आसान है, इससे बचना जो है वो आपको रहना है, बच के रहना है, बस ये बात है। और लेबर का पेमेंट जैसे आपने कहा, तो अब अगर हम लेबर को पेमेंट कर रहे हैं 10,000 रुपए तक का हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं। मेन बात ये है कि लेबर को एक्चुअली पेमेंट हुआ कि नहीं ये आपको प्रूव करना है। ऐसे तो कागज पे कहीं पे भी कोई साइन कर सकता है। बहुत सी जगह होता है एक ही आदमी अपने एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, दूसरे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, और वो कम पड़ जाए तो पैर में भी उंगलियां होती हैं, वो लेके और मस्टर रोल पे लोग लगा लेते हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें बचना है। आप कोशिश करें कि हर स्टेज पे आपके पास एक मुकम्मल तरीका से आप सपोर्ट बनाएं और उसको आप वैलिडेट करवाएं। जिसकी वैलिडेट करने का यही तरीका है, जहाँ तक संभव है आप कोशिश करें बैंक पेमेंट करने की। अगर बैंक पेमेंट नहीं कर सकते हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो ये इंश्योर करें कि एक्चुअली फील्ड में कैश पेमेंट हुआ। अगर किसी ने ऑफिस के अंदर बैठ के एक सपोर्ट बनाई तो ऑडिटर को पता चल जाता है कि ये नकली है, क्योंकि ऑडिटर जो है वो कोई नए खिलाड़ी नहीं होते, 20, 25, 50 साल से काम करते हैं, उन्हें पता चल जाता है और फिर ये एम्बैरेसिंग हो जाता है। तो आप अगर बिल्कुल जैसा मैंने कहा, अगर आप आराम से असली बिल लेके आप चलेंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़रूर सवाल जवाब ज़रूर होगा कि ये बिल जेन्युइन है कि नहीं, ये आपने कहाँ से लिया, ये सारी चीज़ें ज़रूर होंगी, लेकिन कोई आपके खिलाफ एडवर्स रिपोर्ट नहीं जाएगी। जी। Okay, we have one question from Mr. Sunil More. हाँ सुनील जी। नहीं सर, जो आपने अभी ऑडिट के लिए जो बिल का इशू बताया आपने जीएसटी वाले, जी अभी मैं जी। मुंबई में काम करता हूँ, लेकिन जैसे मानखुर्द और गोवंडी जैसे एरियाज है, या तो फिर अभी हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू है चाइल्ड लाइन के साथ टर्मिनल्स की तरफ, तो वहां पर रेलवे टर्मिनल्स के यहाँ पर आजू बाजू में जो शॉप्स है या फिर होटल्स है, वहां पर जीएसटी बिल प्रोवाइड नहीं होते। और ऑडिट में 99% इसकी क्वेरी है, या फिर हम लोग जब अकाउंटिंग सबमिट करते हैं चाइल्ड लाइन को भी, गवर्नमेंट एंटिटी है, तो उसमें भी ये सब चीजों को मैंडेटरी रखा जाता है, या तो फिर वैलिडेशन नहीं देते हैं। ये सब चीजें भी आते हैं, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया था
तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने में बहुत दिक्कत आ जाती है और बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये सब चीजें सर। सही कह रहे हैं सुनील भाई, लेकिन हाँ जी इसमें अब देखिए दो ऑप्शन है। देखिए हम क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि ये जीएसटी बिल मुझे चाहिए। अब आपके शहर में भिवंडी में या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको जीएसटी बिल नहीं मिल रहा, तो आप क्या करते हैं, आप शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठे कह रहे हैं भाई ऑडिट में बड़ी परेशानी हो रही है, जीएसटी बिल नहीं मिल रहा। तो एक आदमी कहता है आपसे, एक फ्रेंड उसमें कहता है अरे भाई उसकी क्या बड़ी बात है, मैं तुम्हारा जीएसटी बिल करवा दूँ, कितने चाहिए, मिल जाएंगे। 5% लगता है, 8% लगता है। तो ऐसे क्या होता है, आप गलत रास्ते पे चले गए। हाँ, अब वही उस वही बात रास्ते पे आगे चल के 100% आपका जो है एक्सीडेंट होना ही होना है। तो सही। ये जो है ये आपको सभी को, आप पेपर में पढ़ते होंगे कि जीएसटी बिल तो बहुत ही कॉमन, लोग जो है बिना, एक नाई की दुकान में बैठ के एक आदमी ने 1200 करोड़ रुपए के बिल इशू कर दिए। बाप रे। तो जीएसटी बिल तो बिल्कुल ही ये बेवकूफ़ी की बात है कोई कहे कि जीएसटी बिल जेन्युइन है। जेन्युइन के केवल इसी से पता नहीं चलता है कि उसके ऊपर जीएसटी नंबर पड़ा है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक उनका उसका वैलिडेशन हाई डायमेंशनल तरीका होता है वेरीफाई करने का। अब ये आपके ऑडिटर्स की कमी है या आपके जो डोनर्स हैं उनकी कमी है कि वो आपको गलत डायरेक्शन पुश कर रहे हैं, आपको इसे रेजिस्ट करना है। नहीं तो फिर वो हमें अगर जीएसटी नंबर देते हैं तो उनका वैलिडेशन अगर चेक करवाना है तो फिर थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेनेशन होगा कि किस तरह से हम उसको चेक कर सकते हैं, कि कैसे हम वेरीफाई करें कि वो उनका नंबर वैलिड है, सुनील, कंफर्मेशन हमें मिल कौन जाए। कौन देता है आपको जीएसटी नंबर? शॉप जहां से मैं कुछ मटेरियल खरीद देखिए रहा हूँ। शॉप पे तो जब आप जाके खरीद रहे हैं तो हम्म। वहाँ शॉप में रिक्वायरमेंट है कि उन्हें अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले करना होता है, हाँ जी। और वही जीएसटी नंबर जो है बिल पे पड़ा होगा। हाँ जी। देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपने जेन्युइनली शॉप से जाके सामान खरीदा है हम्म। तो आपको खुद भी पता है आपको कि आपका जो है सामने नहीं सर, इस कभी दुकान से कैसे खरीदा है, इस होता पर है कि जीएसटी नंबर पड़ा है। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन अगर आप शॉप में जाते हैं, हाँ मेरी बात को गलत मत समझिएगा, आप नहीं नहीं। शॉप में जाके कहते हैं कि भैया मुझे एक बिल चाहिए, हम्म। तो फिर आपको वो एक उसके पास 2 नंबर की बुक होती है, उससे निकाल के दे देता है। या कभी आप जाके कहते हैं कि भाई ये कुछ सामान ले लेते हैं, उससे पैसा दे देते हैं, कहते हैं भाई बिल भी दे दो। ऐसे में क्या करेगा लाला, हमेशा जैसे उसके पास पैसा आ जाएगा वो आप में इंटरेस्ट नहीं रहता उसको, तो उसके बाद जो सेकंड 2 नंबर की बिल बुक होती है उससे आपको बिल निकाल के दे देता है। तो हमेशा कैश अपने हाथ में रखिए, जब तक आपको प्रॉपर बिल नहीं दे दीजिए, कैश दे दे उसको, कैश मत दीजिए, आपको जेन्युइन बिल देगा। अगर वो आपको कच्चा बिल देता है, कहिए भाई मुझे पक्का बिल चाहिए, पक्का बिल दो। तो कैश देने से पहले ही ये सब बातें आपको करनी है और आपको अमूमन मिलेगा पक्का बिल, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। नहीं, कैसे कभी होता है ना सर कि कभी हम खुद अकाउंटेंट है तो मैं नहीं जा सकता हूँ कहीं पर, कभी हमारे स्टाफ से भी हम लोगों को इमीडिएट इमरजेंसी है तो वो लोग ला कर देते हैं। तो हमारा तो प्रॉपरली बिल चेकिंग वेरिफिकेशन सब होता है। जैसे जी हमारा हमारा भी जीएसटी नंबर है तो सामने वाले को हम बताते हैं जीएसटी है और हमको जीएसटी बिल चाहिए, तो उसमें हमारा नाम और जीएसटी नंबर भी एडिशन हो जाता है। तो वो प्रॉपर बिल भी कहाँ पर कहीं पर मिलते हैं। लेकिन कोई कोई शॉप में ऐसा बताया जाता है कि हम लोग को जीएसटी लिया हुआ है लेकिन उनको वो जीएसटी का कंपेंशन है, ये चीज भी आ जाती है। तो जीएसटी का क्या है? उनको वो बोलते हैं ना 20 लाख के नीचे अगर उनका बिजनेस है तो हम्म उनको ये है, खाली जीएसटी नंबर उन्होंने लिया हुआ है लेकिन उनको जीएसटी रिटर्न फाइल करवाने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी गलत चीजें बात हैं। है सुनील भाई, आपको गलत बता रहा है कोई। अगर किसी ने जीएसटी नंबर लिया है, हम्म। उसके पास जीएसटी नंबर है, तो अगर उसने 1 लाख की भी सेल करी तो भी उसे जीएसटी देना पड़ेगा, जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 20 लाख से ऊपर होने पे कंपलसरी हो जाता है, उससे हम्म। पहले ऑप्शनल होता है। अगर लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा। तो आपको कोई मिसगाइड कर रहा है इस मामले में। Hello, sir. जी Yeah, I want to just add to Mr. Sunil who have said, but जी see, if you can explain GST related, if we can verify the things, so it will be a better thing because they are finding
really difficult ki how to handle when the case and audit and all that is going on. And I'm the ex-employee of Childline India Foundation, जी and we means I used to go there to visit them, and like normal documents and all check and all that we used to do, and my seniors also used to do, and if they are recently also they are going, but they also keep query and all that, so they find very difficult. So it's better if आप थोड़ा अगर explain कर पाएंगे कि GST का कैसे identify कर सकते हैं कुछ अगर, it will be a great, because your excellent presentation was there and your explanation was good, but if you will put your little light on that thing, then it will be a great thing for देखिए all मैम of us. क्या है कि ये जो वेरिफिकेशन के काम है ना, ये ऐसे काम होते हैं जो ऑडिटर ही कर पाते हैं। और इसको मुझे याद है एक बार बहुत पहले 25 साल पहले किसी मैंने अकाउंट्स में बैठा था, मैं ऑडिट की बात कर रहा था, तो मैंने एक टेक्निक शेयर करी और वो अकाउंटेंट जो थे बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा आपसे मैं जो भी बिल मेरे पास आएगा मैं टेक्निक लगाऊंगा। मैंने कहा भाई खेती में भी अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर डालोगे तो ज़मीन बेकार हो जाएगी, ये नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अकाउंट्स वर्कशॉप में अकाउंटेंट्स के सामने हम लोग ये टेक्निक शेयर नहीं करते हैं, ठीक है? आप मेरी बात को गलत मत समझिएगा। ये जो वेरिफिकेशन के जो स्टेप्स हैं ये जनरल ओपन सेशंस में डिस्कस नहीं किए जाते। आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है एज एन अकाउंटेंट कि आपका जो स्टाफ है वो जेन्युइन बिल ला रहा है कि नहीं, और जेन्युइन बिल लाने के लिए जीएसटी नंबर वेरीफाई करना जरूरी नहीं है। जीएसटी नंबर हो या ना हो, वो वैसे अगर आपको जीएसटी नंबर वेरीफाई करना है तो वो तो ऑनलाइन साइट होती हैं, कहीं भी आप जीएसटी नंबर वेरिफिकेशन करेंगे तो वहाँ आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। अगर किसी ने जीएसटी नंबर दिया हुआ है बिल पे तो इसका मतलब उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन आपको जो चीज़ वेरीफाई करनी है वो ये कि बिल जेन्युइन है कि नहीं, तो वो आपको बहुत तरीके से पता चल जाता है। अगर कोई उसके तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना एम्प्लॉय को, वो क्या कर रहा है, शाम को क्या करता है, कहाँ जाता है, उसकी कितनी इनकम से ज़्यादा रह रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। पर जनरली मेरा रिकमेंडेशन है कि ये फ्रॉड वाले जो चीज़ें हैं ये एज एन अकाउंटेंट आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हो जाते हैं और उसमें आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। Thank you, sir. जी Thank you very much, sir. जी Sir, Do we have any more Good questions? afternoon, sir. जी Yes. Hello. हाँ जी बोलिए। हेलो hello. Do we have any questions? Yes, if nobody asking, I will ask one more questions. Yes, please go ahead. I get one bill from one shop, and it is GST. I transfer the money in GST enabled account number, means trader's account number, not individual one. In the bill, it's mentioned GST free. Is it acceptable? Yes, because you know there are some items where no GST is applicable. So therefore, for example, eggs, there is no GST on eggs. Vegetables, there is no GST on vegetables. So that would be GST free. But sir, in the bill also GST number is not mentioned, but the organization shop trader's name is mentioned. So you are that then what probably you are talking about is a shop which has GST registration, but is using two bill books. One bill book is for giving GST enabled bills, and the other is giving the do number bills, as I had mentioned earlier. And that is something that can be figured out by telling the person कि हमें असली बिल चाहिए, genuine बिल चाहिए। देखिए कहीं भी आप दुकानदार को बोलते हैं ना कि हमें पक्का बिल चाहिए, तो वो अपने आप ही पक्का बिल देते हैं। इसमें कोई बहुत इशू नहीं होता है। बट सर वो अकाउंट में पैसा तो ले रहे हैं, अपने अकाउंट में ही ले रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन वो बिल भी स्टैंप लगा के दे रहे हैं, अपने दुकान के बिल पे स्टैंप दे रहे हैं। जी 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 वो इसीलिए क्योंकि उन्हें ये पता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, इसलिए वो आपको ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए दो, जैसे मैंने बोला, एक तो चीज ये हो सकती है कि उस आइटम पे जीएसटी ना हो। दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो आइटम जो है वो इसने डबल वो कर रखा है। तो अगर आप हमें जो हमारा ईमेल आईडी है query@developer.org,
उस पे उसका स्कैन भेज देंगे, तो हम लोग आपको ठीक से गाइड कर सकेंगे कि क्या एग्जैक्टली उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है ओके, थैंक यू जी। Okay. I think there are no more questions. Excellent. Yes. So thank you very much, sir, for your precious time. I think the session was very good, and it was very nice knowledge that you shared with all the NGOs, as we struggle a lot in terms of managing our finances. So thank you very much जी, for your time, pleasure and being with you. we look forward for your support in the future as well. Certainly. Thank you Okay. so much. Thank you very much, I sir, really and enjoyed thank this. you all for attending. Thank Yes, sir. you. Thank you Bye very much. bye. Thank you all for attending.